विकृति। विकृति के कई रूप होते हैं, उनमें से पहला है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति क्या होता है? विरूपक बलों के कारण किसी पिंड की लंबाई में एकांक परिवर्तन होने को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। यानी विरूपक के बल के कारण किसी पिंड की लंबाई में एकांक परिवर्तन होना ही अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। चलते हैं, अगला है अनुदैर्ध्य विकृति का। अनुदैर्ध्य विकृति बराबर क्या होता है? तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर होता है लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन स्मॉल एल हो गई और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल ए हो गई। आयतन विकृति क्या है? आयतन विकृति क्या है? विरूपक बलों के कारण किसी पिंड के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति बराबर क्या होता है? आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन डेल्टा वी अपान वी। अगला है अपरूपण विकृति। ये विकृति का तीसरा पार्ट है, यह है अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति क्या होती है? जब किसी विरूपक बलों के कारण किसी पिंड की आकृति में परिवर्तन होता है तो विकृति को अपरूपण विकृति कहते हैं। यानी विरूपक बल के कारण किसी पिंड की आकृति एवं आकार में जो परिवर्तन होता है उसे अपरूपण विकृति कहते हैं। अपरूपण विकृति tan थीटा बराबर क्या होता है? बी बी डैश ए बी। आपको याद रखना है कि अपरूपण विकृति जो होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अपरूपण विकृति किस प्रकार के पदार्थों में उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो याद रखना है कि अपरूपण विकृति जो होती है वो केवल ठोस पदार्थों में ही उत्पन्न होती है। आपको याद रखना है कि अपरूपण विकृति केवल ठोस पदार्थों में ही उत्पन्न होती है। अगला है हुक का नियम, हुक्स लॉ। इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। आपको याद रखना कि हुक लॉ क्या होता है? लघु विकृतियों के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल वस्तु की विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी दोस्तों जो प्रतिबल जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विकृति के। अब यहाँ पे हम विकृति प्रतिबल बराबर क्या करेंगे? तो अगर प्रतिबल बराबर देखेंगे तो प्रतिबल बराबर हो जाएगा ई गुणे विकृति। यानी जब समानुपाती नियतांक हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, कांस्टेंट ई हो जाएगा प्रत्यास्था गुणांक, जिसे ई से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रत्यास्था गुणांक ई बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिबल बटे विकृति। आपको याद रखना है कि प्रत्यास्था गुणांक को जो SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा इसका जो विमीय सूत्र होता है ML इनवर्स T-2 होता है। आपको याद रखना है कि प्रत्यास्था गुणांक SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा इसका जो विमीय सूत्र होता है ML इनवर्स T² होता है। चलते हैं, अब कुछ नोट्स दिए गए हैं। आपको याद रखना है कि किसी दिए गए पदार्थ के लिए प्रत्यास्था गुणांक का मान प्रतिबल और विकृति के प्रकार पर निर्भर करता है। तो प्रत्यास्था गुणांक का यंग प्रत्यास्था गुणांक विकृति में आयतन है तो प्रत्यास्था गुणांक आयतन प्रत्यास्था गुणांक, यदि विकिरण में आकृति है तो प्रत्यास्था गुणांक को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। आपको ये याद रखना है। अगला है प्रत्यास्था सीमा। यानी प्रत्यास्था सीमा क्या होती है? विरूपक बल के उस अधिकतम मान को जिसके परे पदार्थ की प्रत्यास्था का गुण नष्ट हो जाता है उसे पदार्थ का प्रत्यास्था सीमा कहते हैं। और एक बात आपको याद रखना है कि ऐसे पदार्थ जो हुक का नियम का पालन नहीं करते, जैसे रबड़, वे पदार्थ अधिक सीमा तक खींचे जा सकते हैं। यानी वे पदार्थ जो हुक के नियम का पालन नहीं करते और अपने अधिक सीमा तक खींचे जा सकते हैं, तो ऐसे पदार्थों को इलास्टोमर कहते हैं। आपको याद रखना है, ये सीधा सीधा आपके इंडियन एयरफोर्स एग्जाम में पूछा भी गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन अगले की तरफ। अगला जो है यंग प्रत्यास्था गुणांक। दोस्तों यंग प्रत्यास्था गुणांक है। यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक को हम वाई से प्रदर्शित करते हैं। तो वाई बराबर हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र हो जाएगा mgl अपान पाई r स्क्वायर एल। आपको ये याद रखना है कि जो यंग प्रत्यास्था गुणांक वाई होता है इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यानी दोस्तों आपको पता होगा कि प्रतिबल का मात्रक, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और हुक का प्रतिबल, इन तीनों का मात्रक जो होता है सेम होता है और इनके विमीय सूत्र भी सेम होता है। तो इनका जो विमीय सूत्र हो जाएगा ML इनवर्स T-2 हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि mg तार के लिए, यानी mg के लिए तार की लंबाई में वृद्धि उसकी लंबाई के डायरेक्ट अनुक्रमानुपाती होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है तथा यंग प्रत्यास्था गुणांक के, यानी लंबाई जो होती है L यंग प्रत्यास्था गुणांक के अनुक्रमानुपाती होती है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है तार के खींचने में किया गया कार्य। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है कि तार को खींचने में किया गया जो कार्य होता है वो W बराबर औसत बल बटे औसत लंबाई होती है। तो ये हो जाएगा 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति इंटू तार में आयतन। तो आपको याद रखना है कि जो इसका सूत्र हो जाएगा W बराबर
यानी किया गया कार्य W बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति, यही तार के प्रति एकांक आयतन की प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि तार के प्रति एकांक आयतन की स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो आपको करना है कि W बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। चलते हैं अगला कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? ये होता है अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। प्रतिबल, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, तीनों का मात्रक समान होता है। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बीमा होती है ml इनवर्स t-2। आपको याद रखना है। चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक हो संपीड्यता है। संपीड्यता क्या होती है? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। ये आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछने को मिल जाता है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता कहते हैं। संपीड्यता क्या होती है? यह एक आयतन के एकांक दाब में परिवर्तन के कारण होने वाले आयतन परिवर्तन की संख्यात्मक मान को वस्तु का संपीड्यता कहते हैं। अब क्या है? अपरूपण व दृढ़ता गुणांक में संबंध क्या होता है, यानी अपरूपण या एवं दृढ़ता गुणांक क्या होता है? तो दृढ़ता गुणांक जो होता है उसे मीटर से प्रदर्शित करते हैं। मीटर बराबर क्या होता है? अपरूपक प्रतिबल बटे अपरूपण विकृति। तो यहाँ से नीटा बराबर नीटा का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी दृढ़ता गुणांक का भी मात्रक प्रतिबल, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक के समान होता है। इनका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और जो बीमा होती है ml इनवर्स t-2 होती है। अब एक है पायसन अनुपात। पायसन अनुपात क्या होता है? पायसन अनुपात जो होता है इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो सिग्मा बराबर क्या होता है? पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। इससे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पायसन अनुपात द्वारा हल कीजिए। पार्श्व विकृत दिया रहेगा, अनुदैर्ध्य विकृत दिया रहेगा, आपसे पायसन अनुपात पूछ लेगा। तो पायसन अनुपात बराबर क्या होगा? पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृति। आपको याद रखना है। और क्या है कि जो पायसन अनुपात है, यानी पायसन अनुपात यह एक संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये पायसन अनुपात केवल ठोस पदार्थों में ही ज्ञात होता है। तो इसका जो मान होता है, पायसन अनुपात का जो मान होता है वो -1 से +1/2 के बीच होता है। ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, और जो इसका व्यवहार में मान होता है 0 से 0.5 के बीच में होता है। आपको ये याद रखना है। अगला है, अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो आपको इन क्वेश्चनों को रिवाइज करते हुए चलना है कि ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता के मान में क्या परिवर्तन होता है। दोस्तों जो ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान होता है वो डिक्रीज होता है, यानी घट जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जो ताप वृद्धि के साथ प्रत्यास्थता का मान होता है वो घट जाता है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हुक का नियम कब लागू होता है? तो हुक का नियम जब लागू होता है जब वस्तु सामान्य प्रत्यास्थता विकृत से छोटी होती है। यानी हुक का नियम तब लागू होता है जब वस्तु अपनी सामान्य प्रत्यास्थ विकृत यानी प्रारंभिक अवस्था से छोटी होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर BSF एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? दोस्तों अभी हमने चर्चा किया था यंग प्रत्यास्थता गुणांक में कि प्रत्यास्थता गुणांक बराबर क्या होता है? प्रतिबल बटे विकृति। तो यहाँ पर प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो प्रतिबल बटे विकृति के अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए फॉर एयरफोर्स एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? दोस्तों प्रतिबल, प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इन जो चारों का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और जो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर होता है, और जो मीटर जाएगा ऊपर माइनस में हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि प्रतिबल, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, इन चारों का जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, और इनकी जो बीमी सूत्र होता है ml स्क्वायर t-2 होती है। ml इनवर्स t-2 होता है। आपको ये याद रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या हो जाएगा? दोस्तों यदि किसी तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो तार को खींचकर दोगुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? दोस्तों आपको पता है कि यंग का जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है उस पर लंबाई का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो आपको याद रखना कि तार को खींचकर चाहे दोगुना करें चाहे 3 गुना करें, उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता लंबाई का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर कांस्टेंट रहेगा, यानी समान रहेगा। बी फॉर BSF एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों आपके एग्जाम में जो थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं उनमें से ये क्वेश्चन हो सकता है कि द्रव में होता है। तो दोस्तों जो द्रव में होता है वो होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसका ऑप्शन C4 CDS एकदम करेक्ट हो जाएगा।
आपको याद रखना कि द्रवों में आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के जो व्युत्क्रम को कहते हैं उसे संवितता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी और सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक क्या होता है? दोस्तों जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बी एस एफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन। अभी और हैं दोस्तों कि स्पर्शरेखी प्रतिबल तथा अपरूपण विकृत के अनुपात को क्या कहते हैं? तो स्पर्शरेखी प्रतिबल तथा अपरूपण विकृत के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बी एस एफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पॉइसन निष्पत्ति का मान क्या होता है? जो पॉइसन निष्पत्ति होती है वो पार्श्विक विकृति बटे अनुदैर्ध्य विकृत होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बी एस एफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खींचे तार का ऊर्जा घनत्व तो क्या होता है? तो खींचे तार का जो ऊर्जा घनत्व होता है इनके प्रति एकांक आयतन की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि चार ऑप्शन है रबड़, स्टील, तांबा, एल्युमिनियम। तो इनमें से किसकी प्रत्यास्थता अधिक है? तो स्टील की प्रत्यास्थता अधिक है। इसका ऑप्शन नंबर बी फॉर बी एस एफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन निश्चित ही देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी केयरफुली तरीके से इस चैप्टर का रिवाइज करिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जब एक स्प्रिंग पर भार लटकाकर खींचा जाता है तो उसके विकृति जो होता है वो कैसी विकृति होती है? दोस्तों जब एक स्प्रिंग पर भार लटकाकर उसे खींचा जाता है तो वो विकृति होती है उसे अपरूपण विकृति कहते हैं। इसका ऑप्शन बी फॉर बी एस एफ एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रत्यास्थता में पॉइसन की निष्पत्ति का मान क्या होता है? तो प्रत्यास्थता में जो पॉइसन गुणांक का मान होता है वो -1 से 1/2 के बीच होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी फॉर सी डी एस एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो कि आपको याद रखना है कि प्रत्यास्थता में पॉइसन निष्पत्ति का मान कितना होता है? -1/2 और 0.5 के बीच होता है। आपको ये याद रखने हैं। दोस्तों ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन तथा थ्योरेटिकल रिवीजन पार्ट जिसके अंतर्गत हम फिजिक्स का इलास्टी यानी प्रत्यास्थता नामक चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते एक नेक्स्ट वीडियो नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।